नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज हम महेश वर्मा जी के साथ हैं। महेश वर्मा जी का जन्म छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुआ। 2018 में महेश वर्मा जी के पहले कविता संग्रह धूल की जगह इस प्रकाशन के साथ ही हिंदी कविता जगत में, आलोचना जगत में और सुधी साहित्य समाज में उनको एक अलग ही स्थान, एक अलग उनका विरला रूप, जो उनकी कविता की रचनाधर्मिता है, उनका साहित्यिक सरोकार है और उनकी जो रचनात्मक यात्रा है, उसने उनको अलग से स्थापित कर दिया। किसी कवि के पहले ही कविता संग्रह के साथ उसे इतना विरल हो जाना, इतना साहित्य जगत में, आलोचना जगत में हलचल मचा देना, ये हलचल, ये उनका सरोकार ही, ये जनोन्मुखता ही दरअसल उनकी कविताओं की सबसे बड़ी शनाख्त है, सबसे बड़ी पहचान है। इस बीच लगातार इनकी कविताएं समसामयिक, साहित्यिक, सामाजिक पत्र पत्रिकाओं में छपती रहीं, प्रकाशित होती रहीं। इन कविताओं में भी इनका जो तेवर है, जो मिजाज है, वो अनूठा दिखाई देता है शोधार्थियों। और अपनी रचनात्मक हस्तक्षेप को लेकर, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर वे और अधिक महेश वर्मा जी की सचेतता और सचेतनता साफ दिखाई देती है। कविताएं हों, कहानियां हों, बल्कि कुछ रेखा चित्र भी इनके तमाम महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। ब्लॉग्स और वेब पत्रिका में इनकी कविताओं का नियमित प्रकाशन हो रहा है। पाकिस्तान की साहित्यिक पत्रिका दुनियाज़ाद और नुकात में कविताओं के उर्दू अनुवादों का भी प्रकाशन हो चुका है। महेश वर्मा जी की कविताओं का मराठी में, अंग्रेज़ी में और क्रोएशियाई एशियाई में अनुवाद भी प्रकाशित है। फ्रेंच अनुवाद भी प्रकाशित है। महेश वर्मा जी साहित्य में तो रुचि रखते ही हैं, कविता में, तमाम कलाओं में कह सकती हूँ मैं, समाज में रुचि रखने वाला एक्स्ट्रा सेंसिटिव रचनाकार, सामाजिक सरोकारों से और जो यथावत जड़ता है उससे लगातार जूझता हुआ अपने कलाकार रूप को भी आपके सामने, सुधी समाज के सामने लेकर आता है। चित्रकला में इनकी गहरी रुचि है। शोधार्थियों, आज आपके इस चैनल में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मैं इनकी 5 कविताएं इनका वाचन करूंगी और जितना मुझसे बन पड़ेगा साथ साथ इनका विवेचन करती चलूंगी। मेरी पसंद की पहली कविता है अगर यह हत्या थी। वह इतनी सरल बात थी कहने में कि मुझे भाषा की शर्म थी उसे लिखने में। वह पानी थी अपनी सरलता में और हवा थी अपनी पुकार में, साफ दिली में। इसके रेशे सुलझे हुए थे, होने के कारण भी साफ थे। अगर दुख थी यह बात तो यह संसार के सबसे सरल आदमी का दुख था। यह भूख थी अगर तो उन लोगों की थी जो मिट्टी के बिस्कुट गढ़कर दे रहे थे अपने बच्चों को, जो बीच बीच में देख लेते थे आकाश। अगर यह हत्या थी तो यह एक आदिवासी की हत्या थी। शोधार्थियों, जल जंगल जमीन से सरोकार बनाए रखता एक कालजयी रचनाकार निश्चित तौर पर खरी, साफ सच्ची बात कहेगा। और अपनी कविता में महेश वर्मा जी ये काम कर रहे हैं कि वो शिनाख्त कर रहे हैं ज़मीनी उस सरल सीधे आदमी की, उस अदना से आदमी की जिसकी कोई गणना नहीं है, जो किसी सूची में, किसी फहरिस्त में शामिल नहीं है। सेंट्रिक आइडिया तो बहुत दूर की बात है, जिसकी गूंज नेपथ्य में भी सुनाई नहीं देती। महेश वर्मा जी उसको फ्रंट पर लेकर आते हैं और जब लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि आदमियत की भाषा, मानवीयता की भाषा, मानवीय सरोकार के जो चिन्ह हैं, अगर वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, भाषा चुकती जा रही है अपनी कम्युनिकेशन में, अपने संप्रेषण में, तो ये सरल बात तो नहीं हो सकती। आपके लिए सरल बात होगी इस क्रूर, हिंसक दौर में, इस शर्मनाक दौर में, चहुओर जो पसरा हुआ है
पर्यावरण में जो प्रदूषण पसरी हुई है, उस क्रूरता, उस हिंसा के दौर में ये सरल बात कहने को हो सकती है, लेकिन जब मैं इसे लिखता हूँ, जब मैं इसे रचता हूँ, जब मैं इसे महसूसता हूँ अपने इर्द गिर्द को, तो मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ा संकोच होता है। बेहतरीन कविता सुधारती हूँ। दूसरी कविता है पूर्वज कवि। पूर्वज कवि आते हैं और सुधार देते हैं मेरी पंक्तियाँ। मैं कहता हूँ कि हस्ताक्षर कर दें जहाँ उन्होंने बदला है कोई शब्द या पूरा वाक्य। होंठ टेढ़ा करके व्यंग में मुस्काते वे अनसुनी करते हैं मेरी बात। उनकी हस्तलिपि एक अभ्यस्त हस्तलिपि है, अपने सुंदर दिखने से बेपरवाह और तपी हुई। कविता की ही आँच में सुबह मैं ढूंढता उनके पद चिन्ह, जमीन पर, सपनों पर, अपनी कविता पर। फुर्र से एक गौरैया उड़ जाती है खिड़की से। शोधार्थियों, आप ये देखें कि जो कुछ जहाँ से छेड़छाड़ की जा रही है बुनाई में, समाज की बनावट में, इस ढांचे को जो लोग तोड़ रहे हैं अपनी इच्छा के अपनी अनुकूल स्थितियों को लेकर, अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधा से जो लोग पूरा संविधान बदल रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, समाज के ज़रूरी जो आवाजाही है आम आवाम में, उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं और उसमें लगातार सुराख कर रहे हैं, तो वो जब रचना कर्म पर अपनी कोई राय देते हैं, अपना कोई मशवरा देते हैं, अपना कोई परामर्श देते हैं, तो बड़ी धीर गंभीर होकर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें ये निभाना चाहिए। और यदि वे नहीं करते, और यदि वे उसे दस्तावेजीकरण नहीं करते, यदि वे उसे प्रामाणिक नहीं बनाते, तो उनका व्यंग्य में मुस्काना, अनसुना कर देना, या एक अभ्यस्त होकर जिए जाना, सुंदर दिखना और सुंदर होना दो अलग अलग बात है। कविता आवे में पकती है, कविता फैक्ट्री में तैयार नहीं होती। कविता बहुत दिनों के ताप और संताप, बड़ी बेकली और बेचैनी का सबब होती है कविता। तो एक रचनाकार और एक सच्चा खरा रचनाकार जो दूर तक, देर तक साथ निभाता है, दरअसल वो अपनी कविता से भी वही उम्मीद करता है, उसी तब्दीली की, उसी परिवर्तन की, उसी सुराख की, सत्ता में, व्यवस्था में, वर्चस्व की, राजनीति में बदलाव की। और यदि ये नहीं हो रहा है तो फिर अग्रजों को, पूर्वजों को, विशेषज्ञों को, आलोचकों को, और यहाँ तक कि प्रशंसकों को, प्रशंसक भी बहुत मानीखेज मायने रखते हैं, लेकिन प्रशंसक यदि आंख मूंद कर श्रद्धांधता की दौर से लिपटे हुए हैं, अपने ही किसी स्वार्थ निहितार्थ में लिपटे हुए हैं, अपना मुंह छिपाए हुए हैं, तो कविता का सरोकार उनसे नहीं खुलता है। तो महेश वर्मा जी निश्चित तौर पर उन सबको इंगित कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर पदचाप ही नहीं बनी, पद चिन्ह ही नहीं बना, तो फिर किसी भी सुधार का, किसी भी संशोधन का, किसी भी बदलाव का गौरैया की तरह फुर्र उड़ जाना जैसा है। कि खिड़की पर अभी अभी आई थी, एक दृश्य बना था, एक कैनवास सजा था और अचानक से वो गायब हो जाती है। तीसरी कविता है पिता बारिश में आएंगे। रात में जब बारिश हो रही होगी वे आएंगे, टॉर्च के छप्पर के टपकने की जगहों को देखेंगे और अपनी छड़ी से खपरेल को हिलाकर थोड़ी देर को टपकना रोक देंगे। ओरी से गिरते पानी के नीचे बर्तन रखने को हम अपने बचपन में दौड़ पड़ेंगे। पुराना घर तोड़कर लेकिन पक्की छत बनाई जा चुकी हमारे बच्चे खपरेल की बनावट भूल जाएंगे। पिता को मालूम होगी एक एक शहतीर की उम्र, वे चुपचाप हिसाब जोड़ लेंगे मरम्मत का। वह बारिश की कीमत होगी और हमारी ओर से चुपचाप वे चुकाएंगे। उनका छाता, रेनकोट और बरसाती जूता छूने की अब भी हमारी हिम्मत नहीं। न उनके जैसा डील डॉल किसी भाई को मिला। माँ उस सूखे रेनकोट को छू रही है, पिता आएंगे।
शोधार्थियों, विद्यार्थियों, कविता आस और प्यास जगाती है, कविता उम्मीद से भर देती है। और कविता होनी भी इसी तरह चाहिए कि एक उम्मीद तपती धरा को जैसे बारिश सुखद होती है, संजीवनी की तरह काम करती है, प्राण दे देती है, ठीक उसी तरह से अतीत में गुजर चुके पार्थिव रूप से न रहते हुए पिता और उनकी उम्मीद, उनकी आस कि जब जब छत टपकेगी, छप्पर चुएगा, जब जब खपरेल हिलेगी, जब जब ओरी से पानी गिरेगा, पुराने घर को तोड़कर पक्की छत बनाई जाएगी, बुनियाद में रचे बसे पिता बार बार याद आएंगे। हम बच्चों को हमारा खपरेल घर याद आएगा, वो बनावट हम भले भूल जाएंगे, वो हिसाब किताब हम भूल चुके होंगे, वो पिता के अनुभव का संवेदनात्मक जीवन की सुधियों का दरअसल हम हिसाब नहीं जानते, वो तो पिता ही जानते हैं अपने अनुभवों से, अपनी स्मृतियों से। लेकिन पिता चुकाते हैं हमारी हर तकलीफ, हमारी हर पीड़ा, हमारी ताप और संताप को बारिश की तरह हर लेते हैं। माँ जानती है उनकी सहचरी होकर, उनकी सहयात्री होकर, उनके साथ अनुभव, स्मृतियों और संवेदना को साझा कर। माँ जानती है और माँ इंतज़ार करती है कि कौन अब इस छत को मजबूती से थामेगा, कौन इस शहतीर को देखेगा, कौन इस ओरी से टपकते पानी को रोकेगा, कौन इस छप्पर को फिर से हिला देगा और एक कच्चे मकान को, कच्ची छत को वो सुरक्षा और संरक्षण देगा। तो माँ सूखे रेनकोट को छू छू कर बार बार इंतज़ार करती है। भीतर से उसकी वो आस प्यास उठती है और हम साक्षी होते हैं कि पिता बारिश में आएंगे। जब जब बारिश होगी, कोई भी आपदा विपदा होगी, कोई भी आफत विपत आएगी, पिता मौजूद होंगे। ये आस और प्यास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और महेश वर्मा जी इस मायने में नॉस्टैल्जिक कर देते हैं शोधार्थियों। और आप समकालीन तमाम कविताओं को पढ़ते हुए इसको नोटिस में लें और मैं चाहूँगी कि इसको चिन्हित करें, ये कविता इतनी महत्वपूर्ण है। मेरी पसंद की अगली कविता है आदिवासी औरत रोती है। गुफाकालीन लय में इसमें जंगल की आवाज़ें हैं और पहाड़ी झरने के गिरने की आवाज़। इसमें शिकार पर निकलने से पहले जानवर के चित्र पर टपकाया गया आदिम खून टपक रहा है। तेज़ हवाओं की आवाज़ें हैं इसमें और आग चटकने की आवाज़। बहुत साफ और उजली इस इमारत की वैभव से अबाधित उसके रुदन से यहाँ जंगल उतर आया है। बहुत साफ और उजली इस इमारत की वैभव से आबादित उसकी रुदन से यहाँ जंगल उतर आया है। लंबी हिचकियों के बीच उसे याद आते होंगे मृतक के साथ बीते साल, उसके बोल, उसका गुस्सा। इन्हें वह गूंथती जाएगी अपनी आवाज़ के धागे पर, मृतक की आखिरी माला के लिए। यह मृत्यु के बाद का पहला गीत है उस मृतक के लिए। इसे वह जीवित नहीं सुन सकता था। हम बहरहाल उन लोगों के साथ हैं जिनकी नींद खराब होती है ऐसी आवाज़ों से। हम बहरहाल उन लोगों के साथ हैं जिनकी नींद खराब होती है ऐसी आवाज़ों से। एक टीस, एक चुभन, एक अभाव की पीड़ा से निकलती हुई आवाज़, उस आवाज़ को अनसुना करता हुआ ये बर्बर समाज। अंतिम दो पंक्तियाँ सामाजिक सरोकार और जनोन्मुखता की ओर समर्पित हैं। आप देखें, हम बहरहाल उन लोगों के साथ हैं जो बहरे हो चुके हैं, जो अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, अनचीन्हा करते हैं ऐसी चीज़ों को जो धरातल में मौजूद हैं, हमारी जड़ों में मौजूद हैं, जिनसे हम ऊर्जा पाते हैं। जल, जंगल, जमीन, अपने प्राकृतिक संसाधनों को सोख कर, दूह कर, उसका दुरुपयोग कर, उसको लगातार उसका क्षरण कर, भरण कर, हम पालित पोषित खाऊ पेटू समाज जो उसी पर आश्रित हैं, उस गूंज को, उस
उस मृतक को जो शोक संगीत समर्पित किया जा रहा है, जो गीत समर्पित किया जा रहा है, जो मृत्यु के बाद का पहला गीत है, उसे अनसुना कर रहे हैं। जो उस नींव में दब गया, जो समाप्त हो गया, जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी इन तीनों को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन, उस आदिम समाज को, उस आदिवासी औरत की उस शोक गीत को हम अनसुना कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बीच हैं जिनकी नींद खराब होती है इस बेकली से, इस बेचैनी से, इस रुदन से। हम ऐसी रुदालियों को अनदेखा कर रहे हैं जो अपनी सुधियों में, अपने अनुभव संसार में अपने अतीत को और अपने वर्तमान को सींचती हैं, जो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मर खप जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, अपने को समाप्त कर देती हैं उन्हीं जड़ों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए, प्रकृति को माँ की तरह पूजती हुई आदिवासी औरतें, इनके रुदन को हम अनसुना करते हैं। हम दरअसल ये विडंबना है, और महेश वर्मा जी इस ओर बार बार इशारा कर रहे हैं कि ये विडंबना है कि हम उन्हें अनसुना कर रहे हैं लगातार। आखिरी कविता, तुम्हारी बात। और जबकि किसी को बहला नहीं पाई मेरी भाषा। देखिए, भाषा पर शोधार्थियों काम कर रहे हैं महेश वर्मा जी, और ये बेहतरीन बात है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का जरिया भर नहीं है, भाषा केवल बोल बतकही नहीं है, भाषा प्राकृतिक संसाधनों की तरह ही, जल जंगल जमीन की तरह ही संसाधन है। भाषा साधन भर नहीं है। तो इस जरूरी संसाधन का जो क्षरण हुआ है, जो दोहन हुआ है, और जो लगातार इस गलत बयानी, गलत द्व्यर्थी भाषा और इसकी तमीज़, तहजीब, सलीका तरीका हम भूलते जा रहे हैं, महेश वर्मा जी उस ओर भी इशारा करते हैं। ये कविता देखिए। अब जबकि किसी को बहला नहीं पाई है मेरी भाषा, एक शोक गीत लिखना चाहता था विदा की भाषा में, और देखो देखो कैसे वह रस्सियों के पुल में बदल गया। दिशा ज्ञान नहीं है बचपन से, सूर्य न हो तो आकाश में, तो रूठ कर दूर जाते हुए अक्सर घर लौट आता हूँ अपने उपहास बनाने। कहाँ जाऊँगा तुम्हें तो मालूम है मेरे सारे जतन, इस गर्वीली मुद्रा के भीतर एक निरुपाय पुष्पशु हूँ। वधस्थल को ले जाया जाता हुआ मुट्ठी भर के धूल से अधिक नहीं मेरे आकाश का विस्तार। वधस्थल को ले जाया जाता हुआ मुट्ठी भर धूल से अधिक नहीं है मेरे आकाश का विस्तार। तुम्हें मालूम है ना किसे मैं चांद कहता हूँ और किसको बारिश। फूलों से भरी तुम्हारी पृथ्वी के सामने क्या है मेरा छोटा सा दुख। पहले सीख लूं एक सामाजिक भाषा में रोना, फिर तुम्हारी बात लिखूंगा, फिर तुम्हारी बात लिखूंगा। ये संवेदन संसार कितना संवेदन शून्य होता जा रहा है। हम कितने जड़वत होते जा रहे हैं। यथास्थितियों से घिरे हुए हम लोग अपनी ताप संताप से दूर होते हुए एक फैब्रिकेशन की दुनिया में, कंक्रीट दुनिया में, एक बनावटी कृत्रिम दुनिया में जिए जा रहे हैं। और फिर सामाजिक होना, सोशलाइज करना, सामाजिकता का बाना पहनना, ओढ़ना और दिखाना, चेहरे पर चेहरा लगाना सामाजिक होना है। और ये सो कॉल्ड सामाजिक होना, ये जो हम सोशल हुए जा रहे हैं, ये जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं, ये भयभीत करता है, ये आतंकित करता है। तुम्हारी संवेदन, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी फैब्रिकेटेड दुनिया की तहमीज़ तहजीब सीख तो लो पहले, क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती। कवि एक्स्ट्रा सेंसिटिव है अपने इर्द गिर्द से, और लगातार संवेदन शून्य समाज की ओर देख रहा है, और देखकर वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा है कि पहले मैं सामाजिकों का, सो कॉल्ड सामाजिकों की इस संवेदन शून्य भाषा को तो सीख लो, इसे तो अर्जित कर लो, तब तुम्हारी दर्द, पीड़ा, तकलीफ बयान करूँगा। तुम्हारी कृत्रिम बनावटी दुनिया, ये छल छद्म से भरी हुई दुनिया, ये क्रूर हिंसा से भरी हुई दुनिया, ये मुझे समझ नहीं आती। बेहतरीन कविता शोधार्थियों, आप इन 5 कविताओं के माध्यम से महेश वर्मा जी की रचनात्मक यात्रा के सहयात्री हुए। बहुत शुक्रिया।